जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की रीडिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। हम कर रहे हैं क्लास 10। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोज वॉच आउट करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम किसी भी स्टेट का हो या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। तो प्लीज़ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम करेंगे अस्थियों की संख्या। हम देखेंगे मॉर्निंग की क्लास, यानी कि जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी, उसमें हमने अस्थि संस्थान का कार्य व महत्व देखा था। अस्थियां होती क्या है उनके बारे में जाना था। अस्थियों की संरचना तथा उनके प्रकार हमने देखे थे और कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे एज अ होमवर्क के रूप में। आई होप आपने हमारी मॉर्निंग की जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसको देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उस क्लास को देख करके देन आप ये अस्थियों की संख्या जो हम पढ़ने वाले हैं आप इसको वॉच आउट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, प्रीवियस की क्लास को और अभी की क्लास को दोनों को आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे अस्थियों की संख्या। तो मानव शरीर के कंकाल में विभिन्न प्रकार की अस्थियां होती हैं। एक नवजात शिशु में वयस्क की अपेक्षा अधिक अस्थियां होती हैं। धीरे धीरे बालक जब वयस्क हो जाता है तो उसके शरीर का विकास होता है तथा उसके कंकाल की कुछ अस्थियां परस्पर जुड़ जाती हैं। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है। यानी कि जो वयस्क व्यक्ति होता है तो उसके शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। अस्थियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, खोपड़ी। खोपड़ी यानी कि जो हमारा स्कल होता है, स्कल में टोटल कितनी अस्थियां होती हैं? तो स्कल में हमारे पूरे स्कल में टोटल 29 अस्थियां होती हैं। बट कहाँ कहाँ पे कितनी होती है वो देख लेते हैं। कपाल की अस्थियां, कपाल का मीन्स बोन्स ऑफ द स्कल्स है। ध्यान दीजिएगा, जो कपाल की अस्थियां होती है उसको क्या किस नाम से जानते हैं हम? बोन्स ऑफ द स्कल्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं। फेशियल बोन्स कितनी होती हैं? 14 होती हैं। जो चेहरे की अस्थियां होती हैं, अस्थियां मतलब जैसे बोन्स, तो फेशियल बोन्स कितनी होती है? 14 होती हैं। और नेक्स्ट है हमारा कान की अस्थियां, इट मीन्स ईयर, बोन्स ऑफ द ईयर, ये कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और हॉइड यानी कि कंठिका जो होता है वो, उसकी अस्थियां कितनी होती है? 1 होती हैं। तो टोटल मिलाकर के कितनी हो गई? 29। हमारे पूरे स्कल में 29 अस्थियां होती है, जिसमें हमने कपाल की अस्थियां देख ली, चेहरे की अस्थियां देख ली, कान की अस्थियां यानी कि जो कान की ईयर ऑफ बोन्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे? वो 6 होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया कि बोन्स में, ईयर में कितने बोन्स होते हैं, तो आप 6 से बताएंगे। फेस में कितने बोन्स होते हैं? 14। और जो आपका ये कपाल की अस्थियां हैं, इट मीन्स बोन्स ऑफ द स्कल कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। और हॉइड की अस्थियां कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 1। टोटल मिलाकर के 29। ये तो हो गई हमारी खोपड़ी की अस्थियां है। इट मीन्स स्कल में टोटल कितनी अस्थियां वो यानी कि बोन्स होते हैं? 29 होते हैं। अब नीचे चलते हैं, हम रीढ़ की हड्डी देख लेते हैं। इट मीन्स स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 26 तो होती है। कसे रुका है 26, तो मतलब ये दोनों मिलाकर के 26 × 26 ही होती हैं। अब देख लेते हैं वक्ष यानी कि जो चेस्ट होता है, चेस्ट की अस्थियां देख लेते हैं। तो उरोस्थी, चेस्ट में जो उरोस्थी होता है, इट मीन्स स्टेर्नम, वो कितनी होती हैं? 1 होती है। पसलियाँ कितनी होती हैं? तो आप बता सकते हैं, जिसको हम रिफ्स बोलते हैं, वो पसलियाँ होती हैं 24। तो रिफ्स 24। उरोस्थी यानी कि स्टर्नम कितना हो गया? 1। तो ये टोटल मिलाकर कितनी होती है? 25 होती है। अब अंश मेखला देख लेते हैं। अंश मेखला में पेक्टोरल ग्लैंडर देख लेते हैं। तो पेक्टोरल ग्लैंडर कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे 4। भुजाएं जो हमारे आर्म्स होती है उनमें कितनी अस्थियां होती हैं? 6। हाथ यानी कि जो हमारा हैंड होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 54। श्रेणी मेखला जो होता है, श्रोणी मेखला अर्थात
पैल्विक ग्राइडल कितनी होती हैं, तो वहाँ पे हो जाती हैं 2। टांग यानी कि जो हमारा लेग होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, 8। और पाद यानी कि जो हमारा फुट होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, तो 52। और टोटल मिलाकर के कितनी हो गई, ये मिलाकर के टोटल हो गई 62। तो कुल हमने देख लिया, खोपड़ी का हमने देख लिया, वक्ष का देख लिया है, अंश मेखला, भुजाएं देख लिया हमने, पाद में कितनी यानी कि जो हमारे फुट होते हैं उसमें कितनी हमारी बोन्स होती है, तो वो हो जाती है हमारी 52। टोटल मिलाकर के 206 यानी कि 206 अस्थियां मानव कंकाल में पाई जाती है। आई होप आपको अस्थियों की संख्या अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देख लेते हैं कपाल या खोपड़ी की अस्थियां। कपाल की संरचना एक बंद डिब्बे की आकृति के समान होती है, जो भीतर से खोखला एवं गुंबद जैसा दिखाई देता है। इस आकृति के भीतर ही हमारा मस्तिष्क सुरक्षित होता है, अतः इसे मस्तिष्क कोश भी कहा जाता है। कपाल की रचना 8 चपटी हड्डियों के द्वारा होती है, जो अचल संधियों द्वारा परस्पर जुड़ी होती है। प्रारंभिक अवस्था में ये अस्थियां इतनी मजबूत नहीं होती और ना ही मजबूती से जुड़ी होती है। ये देखिए, ये है ना कपाल, जो अभी हम पढ़ रहे थे, कपाल या खोपड़ी की अस्थियां इस प्रकार से दिखती हैं। और इसमें टोटल पाए जाते हैं, कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो इसमें टोटल 8 पाई जाती हैं। कपाल की अस्थियां कितनी होती हैं, टोटल अस्थियां पाई जाती हैं 8। तो चलिए एक एक करके इन सारी अस्थियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है ललाट अस्थि, यानी कि जो कपाल में पाई जाने वाली जो हमने पहली अस्थि देखी ना, ये देखिए ललाट अस्थि, ये है, यहाँ से होती है ना, इसको ललाट अस्थि बोलते हैं। तो ललाट अस्थि के बारे में जानते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। यह खोपड़ी अथवा कपाल के सामने की अस्थि है, जो माथा बनाती है। इसमें भौहें तथा आंखों के 2 गड्ढे स्थित होते हैं। नंबर 2 पार्श्व अस्थि, इनकी संख्या 2 होती है। ये कपाल की सतह एवं अगल बगल का भाग बनाती हैं तथा परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये ललाट अस्थि के ठीक नीचे तथा पीछे की ओर पश्च कपाल अस्थि से जुड़ी होती है। ये देखिए इस प्रकार, ये देख रहे हैं ना, ये पीछे की ओर है, ये देखिए, तो ये यहाँ से ये जुड़ी होती है। नंबर 3 है पश्च कपाल अस्थि, इसकी संख्या भी 1 होती है। यह अस्थि खोपड़ी का पश्च भाग बनाती है तथा पार्श्वर अस्थि से जुड़ी हुई होती है। इसके अनुकपालास्थि भी कहा जाता है, यानी कि पश्च कपालास्थि को क्या कहा जाता है, अनुकपालास्थि भी कहा जाता है। इस अस्थि में एक बड़ा छिद्र होता है, जिसे महाछिद्र इट मीन्स फोरमैन मेनगम कहते हैं। इस छिद्र से होकर मस्तिष्क तथा सुषुम्ना परस्पर जुड़े रहते हैं। इस अस्थि के दोनों ओर 2 महत्वपूर्ण भार होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी जोड़ने में सहायता करते हैं तथा खोपड़ी का भार भी इसी अस्थि पर टिका होता है। कौन सी अस्थि पर खोपड़ी का भार टिका होता है, तो पश्च कपाल अस्थि जो होती है, इसी पर खोपड़ी का पूरा यानी कि जो हमारा स्कल होता है, इसका पूरा भार हमारा टिका होता है। अब देख लेते हैं शंखास्थि। शंखास्थि के बारे में जानते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। शंखास्थि की संख्या कितनी होती है, 2 होती है तथा ये अनुकपालास्थि के नीचे दोनों ओर 1-1 संख्या में उपस्थित होते हैं। इनमें एक छिद्र होता है जो कर्ण नली से मिलता है। नंबर 5 है जत्रुकास्थि, इसकी संख्या 1 होती है। यह ललाट अस्थि के पीछे तथा दोनों पार्श्व अस्थि के बीच में फंसी रहती है। इसका आकार तितली जैसा होता है। नंबर 6 झरझरास्थि अथवा बहुछिद्रकास्थि, इसकी संख्या 1 होती है। यह कपाल का निचला तल बनाती है। इस हड्डी में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों से मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका तंतु की नाड़ियां, रक्त की नलिकाएं आदि निकलती हैं। इसी हड्डी से नाक के भीतरी भाग की संरचना भी बनती है। तो किस हड्डी से नाक के भीतरी भाग की संरचना बनती है, तो झरझरा अस्थि अथवा जिसको हम बहुछिद्रका अस्थि कहते हैं। अब देख लेते हैं चेहरे की अस्थियों के बारे में हम जानते हैं। कपाल व माथे के नीचे का भाग चेहरा कहलाता है। आप सभी जानते हैं कपाल यानी कि जो हमारा खोपड़ी होता है, कपाल। और हाँ, कहाँ पे थे हम फ्रेंड्स, कपाल व माथे के नीचे का भाग चेहरा कहलाता है। इसमें नाक, कान, मुंह आदि अंग आते हैं। चेहरे में कुल 14 अस्थियां उपस्थित होती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। अब चेहरे में कुल कितनी होती हैं, 14 अस्थियां होती हैं, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। 14th बोन्स होते हैं हमारे
है इसमें। अब देख लेते हैं एक करके। नंबर 1 है स्पंजी अस्थियां, ये संख्या में 2 होती हैं। ये अस्थियां नाक के भीतरी भाग में 2 की संख्या में कुछ गोल तथा लंबी अस्थियां होती हैं। इस प्रकार कपाल और चेहरे की अस्थियां 22 होती हैं। इसके अतिरिक्त एक गर्दन में तथा 3 दोनों कानों में होती है। नंबर 2 उदरवहनवास्थि या ऊपरी जबड़े की अस्थि, जिसको हम बोलते हैं, ये संख्या में 2 होती है। इन दोनों को मैक्सिलरी अस्थियां कहा जाता है। इस अस्थि में 8 गड्ढे होते हैं जिनमें 16 दांत लगे होते हैं। इसके द्वारा ही मुंह के अंदर तालू का अगला भाग बनता है। नंबर 3 अधोहनवास्थि या निचला जबड़ा जिसको बोलते हैं, यह संख्या में 1 होती है। इस अस्थि का आकार घोड़े की नाल के समान होता है। तो किस अस्थि का आकार घोड़े की नाल के समान होता है? तो अधोहनवास्थि या निचला जबड़ा जिसको हम बोलते हैं, उसका आकार घोड़े की नाल के समान होता है। यह चेहरे की सबसे मजबूत अस्थि होती है। निचले जबड़े को हिलाने का कार्य इस अस्थि द्वारा किया जाता है तथा ढोड़ी की हड्डी भी इससे बनती है। किससे? अधोहनवास्थि या निचला जबड़ा से। इसमें 16 गड्ढे होते हैं। कितने? 16 गड्ढे होते हैं जिनमें 16 दांत लगे होते हैं। नंबर 4 है नसास्थियां, ये संख्या में 2 होती हैं। ये ललाट अस्थि व दोनों आंखों के बीच नाक का सेतु बनाती हैं। नंबर 5 तालुका अस्थियां, ये संख्या में 2 होती हैं। ये आकार में छोटी तथा तालु का भाग बनाती हैं। ये चपटी अस्थि होती है। नंबर 6 सिर का अस्थि, इसकी संख्या 1 होती है। यह अस्थि नाक के 2 भागों को विभाजित करती है तथा नाक का पर्दा बनाती है। नंबर 7 हो जाएगा हमारा अश्रु अस्थि, ये संख्या में 2 होती है। यह अत्यंत पतली एवं कोमल अस्थि है जो नाक से संबंधित होती है। इसी अस्थि के कारण आंसू आंख के साथ साथ नाक में भी आ जाते हैं। कौन सी अस्थि के कारण? तो जो हमारा अश्रु अस्थि होती है, और ये संख्या में कितनी होती है? 2 होती है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 8 है कपोला अस्थियां, इनकी संख्या 2 होती है। ये चेहरे के सामने से उभरी हुई अस्थियां हैं। ये आंख के ठीक नीचे स्थित होती हैं। इनको गंडिका अस्थियां भी कहते हैं। तो जो हमारा कपोला अस्थियां हैं, इनको और किस नाम से जानते हैं? गंडिका अस्थियां के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों गाल का भाग बनाती हैं। तो ये तो हमने देख लिया किसके बारे में? तो ये तो हो गया हमारा चेहरे की अस्थियां जो हम देख रहे थे। अब हम देखते हैं मेरुदंड या रीढ़ की अस्थियां। ये देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा फिगर, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी को कशेरुक दंड या मेरुदंड भी कहा जाता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना कमर में, उसको कशेरुक दंड या मेरुदंड भी कहते हैं। रीढ़ की अस्थियां शरीर का आधार होती है। मेरुदंड पीठ के मध्य में गर्दन से लेकर मल द्वार तक 6.7 सेंटीमीटर स्तंभ के समान होती है। यह छोटी छोटी 33 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। तो जो हमारे मेरुदंड में जो अस्थियां होती हैं, टोटल कितनी होती हैं? 33, जिनको कशेरुक कहते हैं। इन 33 अस्थियों को ही हम क्या कहते हैं? कशेरुक कहते हैं। छोटे बच्चे की रीढ़ में 33 अस्थियां होती है, परंतु बड़ा होने पर अंतिम 4 और 5 अस्थियां मिलकर 2 हो जाती है, जिससे इनकी संख्या 26 रह जाती है। हमने पीछे देखा था ना मेरुदंड की अस्थियां 26 से। तो जब बच्चा रहता है तो उसमें टोटल कितनी होती है? 33 होती है। बाद में जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो वो हड्डियां टोटल कितनी हो जाती है? 26 ही रह जाती है। प्रत्येक कशेरुक के बीच में कार्टिलेज की गद्दी होती है, जिससे कशेरुक परस्पर रगड़ती नहीं है। रीढ़ किसी स्थान पर बाहर की ओर और उभारदार तथा किसी स्थान पर भीतर की ओर झुकी रहती है। रीढ़ की कशेरुकाओं को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये देखिए, ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रीवा प्रदेश की कशेरुकाएं कितनी? 7th, यहाँ से यहाँ तक ये देखिए दिख रही हैं। इनको क्या कहते हैं? ग्रीवा प्रदेश की कशेरुकाएं। फिर देखिए वक्ष प्रदेश की कशेरुकाएं टोटल कितनी हो गई? 12। यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा चेस्ट, जो हमारा वक्ष जिसको हम बोलते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ टोटल कितना हो गया? ये हो गया हमारा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 12। ये इसको हम क्या कहते हैं? वक्ष प्रदेश की कशेरुकाएं कितनी होती हैं? 12 होती हैं। कटि प्रदेश की कशेरुकाएं, तो ये देखिए यहाँ से फिर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, कितनी हो गई?
5th हो गई त्रिक प्रदेश की कशेरुका यानी कि जिसको हम त्रिकास्थी बोलते हैं, तो वो 1 से लेकर के यहाँ 5 तक हो जाएंगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फिगर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम देख रहे थे, रीढ़ की कशेरुकाओं को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है ग्रीवा प्रदेश की कशेरुकाएं। गर्दन के कशेरुक संख्या में 7 होते हैं। पहले और दूसरे कशेरुक की बनावट अन्य कशेरुकों से भिन्न होती है। इनमें गर्दन का भाग बनता है, इन्हीं पर खोपड़ी टिकी रहती है। नंबर 2 वक्ष प्रदेश की कशेरुकाएं। इन कशेरुकाओं से मिलकर वक्ष के पीछे का भाग बनता है, जिसे अभिपृष्ठ कशेरुक कहते हैं। ये संख्या में 12 होती हैं। ये कशेरुकाएं मजबूत होती हैं, जिससे पीठ पर भारी से भारी बोझ लादा जा सकता है। हम देखते नहीं अपनी पीठ पर कई लोग हैं बहुत सारा जैसे बोझ वगैरह लेके चल लेते हैं, बर्डन लेके चल लेते हैं। कैसे? क्योंकि ये कशेरुकाएं काफी मजबूत होती हैं। नंबर 3 है कटि प्रदेश की कशेरुकाएं। इनका आकार सबसे बड़ा तथा मजबूत होता है, जिससे ये शरीर का सारा वहन सहन कर सकती हैं। इनकी संख्या 5 होती है। तो किन कशेरुकाओं की संख्या 5 होती है? कटि प्रदेश की कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। नंबर 4 त्रिक प्रदेश की कशेरुकाएं। प्रारंभ में इन कशेरुकाओं की संख्या 5 होती है, परंतु बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद ये सभी परस्पर जुड़कर एक कशेरुक बन जाती हैं, जिसे त्रिकास्थी कहते हैं। नंबर 5 अनुत्रिक प्रदेश की कशेरुकाएं, जिसे को पुच्छ कशेरुक कहते हैं। यह आरंभ में 4 होती है, परंतु शैशवावस्था की समाप्ति के पश्चात ये कशेरुकाएं मिलकर एक हो जाती हैं, जिसे अनुत्रिकास्थी कहते हैं। आगे चलकर यह श्रोणि मेखला के मध्य से पीछे की ओर का वास्तविक एवं अंतिम भाग निर्मित करती हैं। तो ये तो हमने देख लिया किसके बारे में? ये देख लिया हमने रीढ़ की कशेरुकाओं के बारे में। अब देखते हैं कशेरुका की बनावट कैसी होती। कशेरुकाओं के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि हम इनको 5 भागों में बांट सकते हैं, बट इनकी बनावट कैसी होती। सभी कशेरुकाएं आकार व भार में भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु कुछ कशेरुकाओं की बनावट समान होती है। प्रत्येक कशेरुका की बनावट नगदार अंगूठी जैसी होती है, जिसका नग वाला अगला भाग मोटा तथा पिछला भाग पतला होता है। इसमें सुषुम्ना नाड़ी स्थिति होती है। प्रत्येक कशेरुका के मुख्यतः निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक कशेरुका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कशेरुकाय। यह मोटा ठोस तथा अक्ष के रूप में कशेरुका का आधारीय भाग होता है, जिसका अगला सिरा गोल तथा पिछला भाग चपटा होता है। यह भाग अगली एवं पिछली कशेरुकाओं से विशेष उपस्थियों द्वारा जुड़ा होता है। ये उपस्थियां कोमल तथा लचीला जोड़ बनाती हैं। यहाँ इनकी बनावट गद्देदार होती है। नंबर 2 कशेरुक नाल। यह कशेरुक काय के पीछे की ओर मिला रहता है। सभी कशेरुकाएं एक दूसरे पर व्यवस्थित रहती हैं। यही भाग मिलकर खोखली नलिका बनाते हैं, जिनमें सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है। चूंकि सुषुम्ना भी तंत्रिका तंत्र का ही भाग है, अतः इससे बनी छिद्र नली को तंत्रिकीय नाल भी कहते हैं। नंबर 3 उभार या प्रबद्ध। कशेरुका के घेरे से 3 प्रबद्ध निकलते हैं। 2 प्रबद्ध घेरों के दोनों ओर स्थित होते हैं, जिन्हें पार्श्व प्रबद्ध कहते हैं। तीसरा मध्य में कुछ नुकीला होता है, जिसे तंत्रिकीय कंटक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? तंत्रिकीय कंटक कहते हैं। नुकीले प्रबद्ध के कारण एक दूसरे को मजबूती से बांधे रहते हैं। अब तो हम देख लेते हैं, अभी तक हमने क्या देखा? कशेरुका की बनावट के बारे में अब हमने देखा। अब देखते हैं रीढ़ की हड्डी का कार्य क्या क्या है। नंबर 1 शरीर को साधने का कार्य रीढ़ की हड्डी द्वारा किया जाता है। नंबर 2 यह शरीर को लगने वाले झटकों को सहन करने में सक्षम बनाती है। नंबर 3 यह सुषुम्ना नाड़ी को सुरक्षित करती है। नंबर 4 यह शरीर के अंदर विभिन्न अंगों के लिए स्थान बनाती है। नंबर 5 शरीर को झुकाना तथा घुमाना इसी कशेरुक दंड का कार्य है। नंबर 6 इसमें विभिन्न मांसपेशियां परस्पर संबद्ध होती हैं, जिससे विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि रीढ़ की हड्डी के कार्य क्या क्या है। और ये देखिए कुछ क्वेश्चन जो अभी टॉपिक हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन 1 कहता है माथा कौन सी अस्थि के द्वारा बनाया जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन कहता है कौन सी अस्थि नाक के 2 भागों में विभाजित होती है। क्वेश्चन 3 कहता है एक छोटे बच्चे की रीढ़ में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन 4 सुषुम्ना नाड़ी को सुरक्षित रखना किसका कार्य है, यानी कि कौन सी अस्थियां होती हैं जो सुषुम्ना नाड़ी को सुरक्षित रखती हैं। आई होप आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये क्वेश्चंस आपसे बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट अभी हमने इनको पढ़ा है। आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए, क्योंकि आपके हर एक रिस्पांस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, रिस्पांस भी साथ साथ अवश्य किया करिए। धन्यवाद।